हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी जो भी बातें होगी आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आज हम लोग आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सिफारिश पर सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो अभी हाल ही में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सिफारिश पर सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और जो यह साइबर अपराध समन्वय केंद्र है यह किसके अंतर्गत कार्यरत है या यह संस्था जो है किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखिए क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और अभी हाल ही में 29 जून 2020 को कब 29 जून 2020 को 59 मोबाइल ऐप पर क्या किया गया? 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा बताया गया है कि जो ये मोबाइल ऐप है क्या है, ये चाइनीज ऐप है और ये क्या कर रहे हैं? ये डाटा प्राइवेसी कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डाटा हमको क्या कर रहे हैं? ये चुराने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाटा प्राइवेसी का कार्य कर रहे हैं। डाटा प्राइवेसी का कार्य क्या कर रहे हैं। और कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया? 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? 29 जून 2020 को। और जो यह संस्था है किसके अंतर्गत कार्यरत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। अब देखिए जो यह प्रतिबंध लगाया गया यह किसके तहत लगाया गया? तो एक आईटी एक्ट 2000 के तहत लगाया गया। देखिए एक आईटी एक्ट है जो कब आया था? जो यह आईटी एक्ट है, सॉरी पहले इसके पहले देखते हैं। जो हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट, इसके अंतर्गत एक धारा है 69A। क्या? आईटी एक्ट के अंतर्गत एक धारा है जो क्या है? 69A। इसके तहत जो यह आईटी एक्ट है इसमें क्या है? एक धारा है। अगर यहाँ पर आईटी एक्ट की बात करें कि आईटी एक्ट कब आया था, तो आईटी एक्ट 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में आया था। यह कब आया था? तो सन 2000 में आया था। कौन? आईटी एक्ट। लेकिन आईटी एक्ट के तहत एक धारा है 69A। 69A में क्या किया गया कि 2009 में एक कानून बनाया गया। क्या किया गया? आईटी एक्ट के अंतर्गत एक धारा आती है 69A। और 69A में क्या किया गया कि 2009 में एक संशोधन किया गया। और उस संशोधन में जो 2009 में संशोधन किया गया, इस संशोधन में कहा गया कि हम साइबर अपराध में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा प्राइवेसी की अगर बात आए तो हम क्या कर सकते हैं? 2009 में संशोधन किया गया कि हम किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो साइबर अपराध समन्वय है यह जो इसने क्या किया कि 59 मोबाइल ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है। अगर ये पूछ लिया जाए किस एक्ट के तहत लगाया है, तो आईटी एक्ट 2000 के तहत। किसके तहत? अगर एक्ट की बात करें तो आईटी एक्ट 2000, मतलब ये 2000 में आया था, इसलिए कहा जाता है कि आईटी एक्ट 2000 के तहत। अगर यह पूछ लिया जाए कि किस धारा के तहत लगाया गया? 69A। और उसमें संशोधन कौन सा था? 2009 में उसमें संशोधन किया गया था। और कब लगाया गया? 29 जून 2020 को लगाया गया है। और जो यह संस्था है किसके अंतर्गत कार्य करती है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसके मंत्री अमित शाह है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अब देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के कई प्रोजेक्ट सुर्खियों में रहे हैं। इस थेरेपी के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है यह क्या है? ये हाल ही में इसके कई प्रोजेक्ट सुर्खियों में रहे हैं। इस थेरेपी के संबंध में सत्य कथन है। तो पहले हम इस कथनों को न देखकर पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है, इसमें क्या हुआ है। तो देखिए जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके कई प्रोजेक्ट, जैसे एक प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर क्या है कई प्रोजेक्ट इसके चले, जैसे एक है प्लेटिना प्रोजेक्ट। क्या? प्लेटिना प्रोजेक्ट। प्लेटिना प्रोजेक्ट। अब देखिए यह जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है यह प्लाज्मा थेरेपी की जो यह
जैसे देखिए यहाँ पर दिया है प्लाज्मा थेरेपी, यह क्या है इस समय चर्चा में। क्यों चर्चा में है? तो इसके बारे में बताया गया कि इसके कई प्रोजेक्ट इसमें क्या है, सुर्खियों में है। इसका अर्थ है क्या है, प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में है। अब देखिए जैसे इसका एक जो प्रोजेक्ट है वो इसमें अत्यधिक चर्चा में है, प्लेटिना प्रोजेक्ट। क्या? प्लेटिना प्रोजेक्ट। अब देखिए क्यों चर्चा में है, तो महाराष्ट्र सरकार ने, क्या महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि क्या किया जाएगा, जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है इसके तहत, जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि इसके तहत क्या किया जाएगा, 500 मरीजों को एक साथ ट्रीटमेंट और एक साथ इनका चेकअप भी होगा और एक साथ क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट भी इनको किया जाएगा। एक साथ क्या किया जाएगा, चेकअप भी होगा और उसी के साथ एक ही साथ क्या होगा, चेकअप और ट्रीटमेंट दोनों होगा। क्या होगा, या इसको हम ट्रायल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रायल और ट्रीटमेंट दोनों होगा। क्या होगा, देखिए जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्लेटिना प्रोजेक्ट है या क्या है, लेकिन यह चर्चा में क्यों है पहले इसको देख लेते हैं। क्यों चर्चा में है, तो प्लेटिना प्रोजेक्ट इसलिए चर्चा में है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, इसकी मंजूरी दी और वहां पर क्या किया गया है कि 500 मरीजों को एक साथ इसके तहत क्या किया जाएगा, प्लेटिना प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में 500 मरीजों को एक साथ ट्रायल भी 500 मरीजों को किया जाएगा, उन पर किया जाएगा और उनको ट्रीटमेंट भी एक ही साथ किया जाएगा। और इस कारण से देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भारत जो है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित राज्य है तो क्या है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में क्या है कि जो महामारी है या जो कोविड-19 की अत्यधिक होने के कारण वहां पर 500 मरीजों को एक साथ ट्रायल भी किया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। और उस थेरेपी का नाम क्या रखा गया, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्लेटिना प्रोजेक्ट, जो किसका है, महाराष्ट्र सरकार का है। देखिए इसमें होगा क्या कि 500 मरीज होंगे और उनको एक ही साथ ट्रायल भी होगा और ट्रीटमेंट भी होगा। और यह ऐसा करने वाला है, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है यह दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। यह जो प्रोजेक्ट है यह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा अब तक मतलब जो भी हो रहा है, कहीं पर भी 500 मरीजों को एक साथ ट्रायल और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो क्या है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। क्या है, सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। कौन, यह प्लेटिना प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसको समझते हैं। यह हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, तो अभी बताया गया कि जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है इसको क्या किया कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है इसके तहत क्या किया जाएगा, महाराष्ट्र में 500 मरीजों को एक साथ ट्रायल और ट्रीटमेंट दोनों दिया जाएगा। और जब इसकी बात आई तो जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, अब देखिए प्लेटिना प्रोजेक्ट के पास हम इसमें आते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अब देखिए जो प्लाज्मा थेरेपी इसमें होता क्या है, तो इसमें यह होता है जैसे कोई भी मरीज कोविड-19 से पहले क्या हो चुका हो, संक्रमित रह चुका हो। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, कोविड-19 हुआ है और उस पर ट्रीटमेंट किया गया, चाहे जो कुछ भी किया गया, किसी कारणवश वो क्या हो गया, वह दवा के कारण या किसी भी कारण क्या हो गया, जो हमारा संक्रमित था, कोरोना संक्रमित व्यक्ति वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति वो क्या हो जाए, जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या किया जाएगा कि जब वो ठीक हो गया तो उसके प्लाज्मा से सैंपल लिया जाएगा। मतलब जो क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त में प्लाज्मा पाई जाती है और उसके प्लाज्मा में जब वो क्या हो गया, जब कोविड-19 के कारण जब वो ग्रसित था और वर्तमान में क्या हो गया है, वह ठीक हो गया है। तो जब वो वर्तमान में ठीक हो गया है तो उसके रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण हो गया है। किसका, एंटीबॉडीज का। उसके रक्त में क्या पाई जाएगी, अब एंटीबॉडी पाई जाएंगी। क्या, एंटीबॉडी। अब देखिए जो एंटीबॉडी उसके रक्त में पाई जाएंगी, उसके प्लाज्मा में पाई जाएंगी, उसमें से क्या होगा, एंटीबॉडी को निकालकर किसी जो, अब देखिए जो ठीक हो गया उसके शरीर में तो एंटीबॉडी पाई जाएगी ना, जो ठीक हो गया है। अब क्या होगा, तो उसके शरीर से जो उसमें जो प्लाज्मा है उसमें से क्या किया जाएगा, एंटीबॉडी को निकालकर जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें इसको स्थानांतरित किया जाएगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके भी ठीक होने के क्या हो जाएंगे, जो आसार होंगे वो अधिक हो जाएंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत क्या किया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो जो क्या हो रह चुका हो, पहले कोरोना संक्रमित रह चुका हो और वो वर्तमान में ठीक हो गया हो,
उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हो चुके होते हैं, मतलब जो कोरोना संक्रमित रह चुका होगा और ठीक हो गया होगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसको संक्रमित हुआ ही नहीं और उसमें एंटीबॉडी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जो संक्रमित रह चुका हो और वह क्या हो गया हो, ठीक हो गया हो, उसके प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और इन्हीं को क्या किया जाएगा, उसके प्लाज्मा से निकालकर जो वर्तमान में संक्रमित है उसके रक्त में क्या किया जाएगा, इसको पहुंचा दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे कारण से क्या हो सकता है कि जो कोरोना संक्रमित वर्तमान में व्यक्ति है उसके ठीक होने के चांस अधिक हो जाएंगे। तो यह है प्लाज्मा थेरेपी और यह चर्चा में क्यों रही है, इस काम से चर्चा में रही है कि इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्लेटिना प्रोजेक्ट। प्लेटिना प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 500 लोगों पर ट्रायल भी किया जाएगा और उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और यह विश्व की सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक और बात, जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की, अगर प्लाज्मा थेरेपी पूछी जाएगी क्या है, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, सिंपल, जो कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो क्या हो गया, वो वर्तमान में ठीक हो गया हो और तो उसकी रक्त में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा में क्या होता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण हो गया होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो ठीक हो चुका है। तो जो एंटीबॉडीज होती है उसको हम निकाल कर क्या कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में शिफ्ट कर देते हैं, यही क्या कहलाती है, प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। अब देखिए, जो यह प्लाज्मा थेरेपी है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, प्लाज्मा थेरेपी का सर्वप्रथम प्रयोग 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो स्विस फ्लू या स्वीडिश फ्लू ऐसे कह सकते हैं, स्वीडिश फ्लू के अंतर्गत किया गया था। मतलब एक बार क्या हुआ था, 1918 में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम क्या था, स्वीडिश फ्लू, उसी के अंतर्गत प्लाज्मा थेरेपी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब देखिए, अब हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो भी बातें थी वो समाप्त हो चुकी है, अब हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है, इसमें उन व्यक्तियों का प्लाज्मा लिया जाता है जो कभी कोरोना संक्रमित नहीं रहा है, बातें बताई गई, उसका सैंपल लिया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति की प्लाज्मा लिया जाएगा जो क्या हो चुका हो, कभी न कभी कोरोना संक्रमित रह चुका हो, लेकिन इसने क्या कहा है कि नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत, रहा होगा ना, नहीं इसमें दिया है क्या हो, संक्रमित नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला, इस थेरेपी को कॉन्वालेसेंट सीरम थेरेपी भी कहते हैं। तो इस जो यह थेरेपी है बताया गया अभी, प्लेटिना प्रोजेक्ट या प्लाज्मा थेरेपी, इस थेरेपी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी को कहते हैं कॉन्वालेसेंट सीरम थेरेपी। तो यह क्या है, यह कथन सत्य है। अगला, इसमें खतरा है कि जो प्लाज्मा दान करता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। तो एक बात और सुन लीजिए कि अगर जो भी व्यक्ति संक्रमित रहा है और वो ठीक हो गया है, अगर उससे क्या होगा, एंटीबॉडी ले लिया जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कथन है इसमें कहा है कि इसमें खतरा है कि जो प्लाज्मा दान करता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये भी कथन क्या है, गलत है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन है, इस थेरेपी को क्या कहते हैं, कॉन्वालेसेंट सीरम थेरेपी कहते हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में किस सरकार के द्वारा यह किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। अब देखिए, इस किल कोरोना अभियान को स्टार्ट किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। और ये स्टार्ट कब हुआ है, तो 1 जुलाई 2020 को। कब से स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई 2020 से क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया, यानी कि शुरू हो गया है। अब देखिए, जो इसका उद्देश्य है किल कोरोना अभियान, यह स्टार्ट कब हुआ, तो 1 जुलाई 2020 को क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोरोना संक्रमण को 100% समाप्त करना। क्या करना, 100% कोरोना संक्रमण को समाप्त करना, कोरोना संक्रमण को समाप्त करना। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है
मध्य प्रदेश ने क्या किया है, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और ये शुरू कब किया गया, 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी कोरोना संक्रमण है या कोरोना संक्रमित जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या कर दिया जाए, 100% सही कर दिया जाए, यानी कि मध्य प्रदेश से क्या किया जाए, कोरोना को 100% ठीक कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हुई है, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, भोपाल है, भोपाल है। अब देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम, मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अब देखिए जो शिवराज सिंह चौहान है, इनके पहले कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान के पहले कौन थे, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस समय बताने मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। देखिए शिवराज सिंह चौहान क्या हुए कि ये किसी को हटाकर बने हैं, मतलब किसी को इन्होंने हटाया नहीं, वे क्या हुए कि किसी कारणवश हट गए, इनको इस्तीफा देना पड़ा, जिससे कारण क्या हुए, शिवराज सिंह चौहान को वहां क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। और अभी हाल ही में आपको बताया गया कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो गवर्नर थे यानी जो राज्यपाल थे, वे क्या चल रहे हैं, इस समय बीमार चल रहे हैं। गणेशी लाल क्या चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, जिससे कारण से क्या हुआ कि जो इसकी राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, बीमार चलने के कारण आनंदीबेन पटेल को, जो कि क्या उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में टाइगर रिजर्व किसे कहा जाता है, टाइगर रिजर्व स्टेट किसे कहा जाता है, या टाइगर स्टेट या टाइगर रिजर्व स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर रिजर्व स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, मध्य प्रदेश। अगर ये पूछ लिया जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। एक और है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और एक और बात, जो मध्य प्रदेश है, अगर ऐसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे वन के हिसाब से, वन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, वन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं पूरे भारत में। तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का दूसरा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पर था, पहले क्या था, पहले स्थान पर था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग हो जाने के कारण ये क्या हो गया, ये दूसरे स्थान पर चला गया। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार की किस मुहिम को कार्ड एक्स महोत्सव में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, MyGov हेल्प डेस्क, किसे मिला है, MyGov कोरोना हेल्प डेस्क, क्या कोरोना हेल्प डेस्क। देखिए तो यहाँ पर है कि हाल ही में सरकार की किस मुहिम को कार्ड एक्स महोत्सव में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, MyGov कोरोना हेल्प डेस्क। आप देखिए क्या इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं किसको मिला है, तो MyGov कोरोना हेल्प डेस्क को मिला है। लेकिन यहाँ पर महोत्सव कौन सा है, तो कार्ड एक्स महोत्सव है, इसके बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि MyGov कोरोना हेल्प डेस्क क्या है, या बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी का इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कार्ड एक्स महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह लंदन में मनाया जाता है। कहाँ पर, लंदन में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, लंदन में मनाया जाता है, जो ब्रिटेन की राजधानी है। अगर लंदन की बात करें तो यह
टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे स्थित है लंदन। और जो काक एक्स महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? लंदन में ही मनाया जाता है। अब देखिए जो माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क है, यह है क्या? तो यह एक प्रकार का, यह क्या है? यह एक प्रकार का चैटबॉट है। क्या है? एक प्रकार का चैटबॉट है। क्या है? एक प्रकार का चैटबॉट है। एक प्रकार का चैटबॉट कर लीजिए या बातचीत करने वाला रोबोट। क्या? बातचीत करने वाला रोबोट। क्या है? बातचीत करने वाला रोबोट है या एक प्रकार का चैटबॉट है। अब देखिए यह जो एक प्रकार का चैटबॉट या बातचीत करने वाला रोबोट है, यह क्या करेगा कि यह, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है, देखिए इसका उद्देश्य यह है कि यह क्या करेगा? देखिए जो आपका यहाँ पर बताया कि क्या है? एक चैटबॉट है या बातचीत करने वाला रोबोट है और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से संबंधित सही जानकारी देना। क्या करना? कोविड-19 से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराना और अफवाहों को रोकना। सही जानकारी को क्या करना है? जो यह एक प्रकार का बातचीत करने वाला रोबोट तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य यह है, इसको तैयार करने का हमारा पर्पज यह है कि कोविड-19 की क्या करेगा? यह सही जानकारी देगा और जो भी इससे संबंधित अफवाहें हैं उसको क्या करेगा? यह नहीं फैलाएगा। मतलब अफवाहों को रोकना और सही जानकारी देना कोविड-19 के बारे में इसका उद्देश्य है। अब देखिए जो यह चैटबॉट है इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है। क्या है? जो चैटबॉट यहाँ पर है या जो बातचीत करने वाला रोबोट है, इसका एक व्हाट्सएप नंबर है 9013151515। ये क्या है? इसका एक जो बातचीत करने वाला रोबोट है इसका क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। कैसा नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है। कैसा नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है। इसका उस चैटबॉट रोबोट का जो बातचीत करने वाला रोबोट है। अब देखिए इस पर होगा क्या कि यह जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप नमस्ते लिखेंगे। क्या करेंगे? नमस्ते। या तो हिंदी में लिखेंगे या तो इंग्लिश में। किसमें टाइप करना है आपको? हिंदी में टाइप करना है या इंग्लिश में टाइप करना है? किसमें? हिंदी में टाइप करिए या इंग्लिश में टाइप करिए। केवल आपको क्या टाइप करना है? नमस्ते। अगर इसको टाइप करके आप सेंड कर दें तो उधर से वो क्या करेगा कि आपको कोरोना से संबंधित जितनी भी बात होंगी वो क्या करेगा? इसको बताएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क है या क्या है? एक प्रकार का बातचीत करने वाला रोबोट है जिसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9013151515। इस पर हम क्या करेंगे? अगर इस पर हम नमस्ते लिखकर भेजते हैं, सेंड करते हैं और वो किस में लिखा होना चाहिए? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में लिखा होना चाहिए या तो इंग्लिश में। तो वह क्या करेगा? कोरोना से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी जानकारी होगी वह क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। अगर नमस्ते के अलावा अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। क्यों? इस कारण से नहीं मिलेगा कि उसको जितनी बातें बताई गई वो क्या करेगा? उसको बताया गया है कोविड-19 से संबंधित आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको यही उत्तर देना है। और देखिए जो यह रोबोट है यह किस आधार पर कार्य करता है? तो यह जो प्रणाली है ये AI के आधार पर कार्य करती है। किस पर? AI के आधार पर यह कार्य करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्य करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि जब कोई कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करे। कि कैसे कार्य करे? मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे क्या हो कि मान लीजिए हम इस कमरे में, हमारे आने से पहले मान लीजिए हम कमरे में आना चाहते हैं और गर्मी बहुत काफी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ जो क्या करे? अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि वहां पर जाएंगे तो क्या करेंगे? ठंडा लेंगे या जैसे जो कुछ भी होगा जैसे फैन वगैरह चलाएंगे तो यह क्या कर दे कि यह हमारी भावनाओं को समझ जाए हमसे पहले और जब हम आए तो वो सब कार्य क्या रहे? रेडी रहे। मतलब वो क्या करे? वह मानव मस्तिष्क के आधार पर कार्य करे। तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो बातें बताई गई मुझे आशा है कि बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा धान की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा धान की एक नई प्रजाति विकसित की गई है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजेंद्र नीलम। क्या नाम है? राजेंद्र नीलम। राजेंद्र नीलम। देखिए जो धान की नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम क्या है? राजेंद्र नीलम उसका नाम है। अब देखिए जो धान की प्रजाति नई खोजी गई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारा धान होता है, जो हमारा धान होता है, इसको क्या होता है कि इसको अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए। इसको लगभग 8 से अधिक, कितने? 8 से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस कारण से क्या किया गया है कि जो राजेंद्र नीलम जो प्रजाति है, अच्छा जो राजेंद्र नीलम प्रजाति है, यह भारतीय एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर राजेंद्र, क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक वैज्ञानिक है, इस समय एक क्या है? ये वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया है कि एक धान की नई प्रजाति खोजी है, और उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, क्या? राजेंद्र नीलम प्रजाति। अब देखिए जो यहाँ पर बताइए, जो धान होता है इसको अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, लगभग 8 से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से क्या किया गया, जो डॉक्टर राजेंद्र ने यह राजेंद्र नीलम जो धान की नई प्रजाति खोजी, इसका उद्देश्य यह है कि क्या करना है? उद्देश्य यह है कि पानी की बचत करना है। क्या करना है? पानी की बचत करना है। पानी की बचत करना है, और कम से कम सिंचाई में क्या हो सके, जो धान है वह उग सके। कम से कम सिंचाई में, कम से कम सिंचाई को क्या किया जाए? कम से कम सिंचाई को किया जाए, जिससे क्या हो सके कि हमारा धान कम से कम सिंचाई में क्या हो सके? उपजाऊ हो सके, या कम से कम सिंचाई में क्या हो सके? तैयार हो सके। और जो नीलम जो राजेंद्र नीलम जो यह नई प्रजाति खोजी गई है, यह मात्र 2 या 3 सिंचाई में, 2 या 3 सिंचाई, 2 या 3 सिंचाई में क्या होगा कि इससे जो राजेंद्र नीलम जो प्रजाति है क्या होगी? विकसित हो जाएगी। कितने सिंचाई में? 2 या 3 सिंचाई में। मतलब क्या होगा, जो हमारा धान है उसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? लगभग 8 से अधिक। लेकिन जो यह नई प्रजाति खोजी गई है, यह कितने सिंचाई में विकसित हो जाएगी? मतलब क्या हो जाएगी? यह कितनी सिंचाई में तैयार हो जाएगी? तो यह 2 या 3 सिंचाई में ही तैयार हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या किया गया? तो इसका उद्देश्य यह है कि क्या करना है? कम से कम सिंचाई में ही हम क्या कर लें? अपना जो धान है उसको क्या कर लें? उसको उपजाऊ बना लें, जो हमारा धान है वो क्या हो जाए? कम से कम सिंचाई में ही क्या हो जाए? तैयार हो जाए। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात है? ये धान की। तो अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए अगर भारत में अगर धान के कटोरे की बात की जाए, भारत में धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसे? छत्तीसगढ़। तो भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पर होता है? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर होता है? भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन भारत में धान के कटोरा की बात करें तो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो अभी हाल ही में किस भारतीय महिला ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो इनका नाम है कृतिका पांडे। क्या? कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने क्या किया है कि अभी हाल ही में भारतीय जो क्या है, एक भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता। देखिए यहाँ पर कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल। क्या होता है? राष्ट्रमंडल। अच्छा एक बात देखिए, जो कॉमनवेल्थ है क्या है? तो जितने भी, जैसे पहले क्या हुआ कि पहले जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को क्या किया था? अपना गुलाम बनाया था या अपना उपनिवेश बनाया था। तो जितने भी
पहले इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं उन देशों का एक संगठन है। सभी ने मिलकर क्या किया कि एक संगठन बनाया। जो ब्रिटेन है उसने कहा कि चलिए एक संगठन बनाते हैं और उसमें उस संगठन में यह है कि कोई भी जो इंग्लैंड का पहले क्या हो चुका हो, गुलाम रह चुका हो, वह स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, इसको ज्वाइन कर सकता है। तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, राष्ट्रमंडल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है किसने, कृतिका पांडे ने जीता। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये रांची झारखंड की रहने वाली है। कहाँ की, रांची झारखंड की रहने वाली है। अब देखिए झारखंड की रहने वाली है, कहाँ की, रांची की। अब देखिए रांची बात आई तो आपको पता होगा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, तो रांची है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी या सबसे पास राजधानी कौन सी स्थित है, तो वह कौन सी है, सबसे नजदीक राजधानी कौन है, रांची है। अब देखिए जो कृतिका पांडे हैं कहाँ के हैं, रांची झारखंड की रहने वाली है। अब क्या हुआ कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन एंड स्नैक्स स्टोरी। क्या, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम क्या है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। इस किताब के लिए क्या किया गया है, इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। अब देखिए जो यह किताब है इसमें क्या है, तो यह जो किताब है इसमें बताया गया है कि किन्हीं दो अलग अलग धर्मों के पुरुष और महिला आपस में किस प्रकार प्यार करते हैं। देखिए यह जो कृतिका पांडे की जो बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी, इसमें बताया गया है कि किन्हीं तो अलग अलग धर्मों के पुरुष और महिला आपस में वे किस प्रकार से लव करते हैं, उसी के बारे में क्या किया गया है, इसमें विचार दिया गया है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। और देखिए जो यह किताब है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में, कब, विपरीत परिस्थितियों में प्यार को बढ़ावा देना। क्या करना, प्यार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विपरीत परिस्थितियों में प्यार को बढ़ावा देना। और जो कृतिका पांडे हैं रांची झारखंड की रहने वाली है। अब देखिए इनको कौन सा खिताब मिला है, तो पुरस्कार का नाम है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। क्यों दिया गया, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के कारण दिया गया। और इस पुस्तक में क्या किया गया है, तो दो अलग अलग धर्मों के पुरुष और महिलाओं के आपस में जो प्रेम होता है उसके बारे में बताया गया है। और ये यह है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस किताब का उद्देश्य है विपरीत परिस्थितियों में, स्थितियों में प्यार को क्या करें, बढ़ाए, किस प्रकार से बढ़ाया जा सके उस पर क्या है, उसके ऊपर यह आधारित पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होंगी। अगर जो भी आपको कंटेंट बताए गए अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।